लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जवेरिया असगर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डाक पाकिस्तान ऑफिशियल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। आज हम बात करेंगे लेयर को आईबी यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। इसके लिए हमने इनवाइट किया है अपने शो पर डॉक्टर उमर को, जो हमें इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वेलकम टू द शो। और बताइएगा सबसे पहले कि आईबी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। जिस तरह बीमारी कोविड या कोरोना इंसानों में सांस की लेकर आता है, इसी तरह हमारे जो बर्ड है, मुर्गियां हैं, इनके अंदर आईबी यानी कि कोरोना वायरस की ये फैमिली मेम्बर मुर्गियों में उसी शक्ल की बीमारी लेकर आती है। फ़र्क इतना है, चूँकि आज आपने मुझे आपने बुलाया है या मदू किया है स्पेशली लेयर पर बात करने के लिए, तो लेयर हमारा वो सेक्टर है या वो सेगमेंट है पोल्ट्री का जो कि अंडे देने वाली मुर्गी है। वो अंडा जिसको हम टेबल एग कहते हैं, जो कि हम डेली कंज्यूम करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, अपनी मुख्तलिफ डिशेस के अंदर, जो हमारा डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस लेयर को अगर हम जो गोश्त वाली मुर्गी है ब्रॉयलर, उससे कंपेयर करें तो थोड़ा डिफरेंटली इफेक्ट करता है। और आईबी का अटैक या आईबी का जो आप कह सकते हैं इफेक्ट लेयर पर है, वो ब्रॉयलर से काफ़ी ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक है। आईबी की पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर दो तरह की अशकाल में पाया जाता है, दो तरह की फॉर्म्स में आप कहते हैं, जिसे हम क्लासिकल फॉर्म कहते हैं और वेरिएंट फॉर्म कहते हैं। लेयर में आईबी का अटैक जब आता है तो वो सांस की बीमारी के साथ साथ उसके अंडों पर भी असरअंदाज होता है, उसकी अंडेदानी पर असरअंदाज होता है, उसके अंडे की छिलके पे, अंडे की शेप में, अंडे की साइज़ में, और यहाँ तक कि अंडे की प्रोडक्शन में भी काफ़ी हद तक ड्रॉप आ जाता है। सो आईबी कंपेयर टू ब्रॉयलर्स जो है वो लेयर्स के अंदर ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में दुनिया समेत काफ़ी हद तक ये नॉन कंट्रोलेबल ही है। सही। डॉक्टर उमर, अभी आपने बताया क्लासिकल आईबी और वेरिएंट आईबी के बारे में। क्लासिकल आईबी और वेरिएंट आईबी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी देखिए जी, क्लासिकल आईबी और वेरिएंट आईबी दो फॉर्म्स हैं इस आईबी फैमिली मेंबर्स के। अब क्लासिकल में वो मेंबर्स फॉल करते हैं या उस टाइप के वायरसेस आते हैं आईबी के जो सिर्फ सांस की बीमारी कॉज करते हैं, जैसे कि हमारा ये नॉर्मली मैं फिर रिलेट करूँगा जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, कोरोना, बिल्कुल वही उसी तरह का वायरस क्लासिकल हमारा बर्ड्स में आता है, उसको हम क्लासिकल आईबी कहते हैं। उसमें मेजरली वो इफ़ेक्ट करता है लंग्स को, आपकी बर्ड की ट्रेकिया को, और इसमें एक करेक्टरिस्टिक मोनोपैथोलॉजिकल यानी कि आप कह लें कि एक ख़ास किस्म का एक सिम्टम, एक साइन सिर्फ इसी बीमारी में बनता है बर्ड्स में, जिसको हम म्यूकस प्लग का नाम देते हैं। जो सांस की नाली होती है बर्ड की, उसके बिल्कुल एंड के ऊपर बिल्कुल गाढ़ा थिक, जिस तरह आप कह लें चीज़ होता है, बिल्कुल थिक चीज़ की तरह का एक रेशे का प्लग बन जाता है। उस प्लग की वजह से मुर्गी का सांस बंद हो जाता है और बर्ड की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। ये मेजरली ट्रेकिया को, लंग्स को और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स से रिलेटेड जितने भी फर्दर पैरामीटर्स हैं, इसमें ब्रोंकाइटिस है। इसका नाम इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस रखा इसलिए गया है कि मेजरली ये ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। बर्ड के या ह्यूमंस के जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें सांस की नाली को ट्रेकिया कहा जाता है। ये जब अटैक करता है, इसकी जो अटैक करने की पैटर्न है, उसके साथ ये एक और बैक्टीरिया, एक और पैथोजन है जिसको हम बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ये उसे भी साथ ले आता है। वो अपनी बारी के इंतज़ार में होता है, वो ऐसी कंडीशंस के इंतज़ार में होता है कि जब वो अटैक कर सके। तो जब आईबी अटैक करती है तो वो साथ माइकोप्लाज्मा भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर हम बात करते हैं वेरिएंट की, वेरिएंट स्ट्रेन का मकसद है कि ये स्ट्रेन एक तो अपनी शक्ल बहुत बदलता है, इसीलिए इसको वेरिएंट भी कहा जाता है। इस टाइम पूरी दुनिया में तकरीबन वेरिएंट आईबी स्ट्रेन के 1602 से भी ज़्यादा अशकाल मौजूद है, जो कि जिनमें से कुछ बीमारी करते हैं, कुछ बीमारी नहीं करते। अब वेरिएंट सांस की बीमारी के साथ साथ बर्ड की किडनीज, गुर्दे और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि
बच्चेदानी जहाँ से अंडा बनना है उसको इन्फेक्ट करते हैं, किडनीज़ की सोजिश करते हैं, साथ ही साथ ओविडक्ट, आप कह लें कि वो रास्ता जहाँ से अंडे ने पास होना है, पाइप जिसको हम आम जुबान में कह लें, वैसे उसको ओविडक्ट कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये उस ओविडक्ट में जाके इन्फेक्शन कॉज करता है और उसके अंदर पानी भर देता है, जिसकी वजह से बर्ड की अंडे प्रोड्यूस करने की सकत कम हो जाती है। जो वो अंडे प्रोड्यूस करता भी है उनके छिलके बहुत नाजुक होते हैं, शक्ल के टेढ़े मेढ़े होते हैं, और उस अंडे की एक ख़ास करैक्टरिस्टिक ये है आईबी के अंडे की। मैं अपने फार्मर्स को और इवन कंज्यूमर्स को बताता चलूँ कि आईबी का जो अंडा होता है, जब भी आप घर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं अंडा तोड़ें तो अगर उस अंडे में जर्दी के साथ जो एल्ब्यूमिन सफ़ेदी होती है अगर वो बिल्कुल पानी की तरह की हो तो इट मीन्स कि ये अंडा किसी आईबी की मुर्गी का है, यानी कि ऐसा अंडा जो आईबी से इन्फेक्टेड बर्ड ने ले किया है। तो ये एक बड़ा करेक्टरिस्टिक साइन है, ये हम डॉक्टर्स को भी हेल्प करता है डायग्नोसिस पे। तो वेरिएंट, अगर हम लेयर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो क्लासिकल से ज़्यादा वेरिएंट ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है लेयर्स के अंदर। सही। डॉक्टर साहब बताइएगा, आईबी लेयर को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है? जी, अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें ना तो ये एक रिस्पिरेटरी ओरिजिन की बीमारी है, ये सांस से फैलती है। जिस तरह मैं फिर से रिलेट करूँगा हमारे कोविड के साथ कि डिस्टेंस क्रिएट करें, सांस से फैल रहा है। मुर्गियाँ चूँकि कन्फाइंड एनवायरनमेंट में होती हैं तो उसमें ये पैरामीटर्स एसओपीज हम नहीं लगा सकते। तो खुदा न खास्ता अगर किसी एक बर्ड को इन्फेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली सारे बर्ड्स को बारी बारी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ये वायरस सांस से एंटर होता है, सांस की नाली में बैठता है। सांस की नाली में जिस तरह हमारे बाल है ना, बिल्कुल इस तरह के छोटे छोटे नाचते हुए बाल होते हैं, इनको हम सिलिया बोलते हैं। ये हर वक्त मूव करते रहते हैं इस पोजीशन में ताकि कोई भी ऐसा पैथोजन या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हो, कोई डस्ट हो सकती है, कोई हेयर पार्टिकल, ऐसी कोई भी चीज़ जो बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नुकसानदेह है, वो कॉन्टीन्यूसली बीट करके उसे बाहर की तरफ फेंकता है। फिर इसके साथ होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, रेशा प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स। ये वो उस रेशे के अंदर उसको बंद करते हैं, वो कोई डस्ट पार्टिकल है, जो भी एंटीजन है, वो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, और ये सिलिया अपनी मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू इसको एक्सपेल करवा देते हैं म्यूकस के तहत। जिस तरह हम जब गला ख़राब हो तो हमें रेशा आता है और हम बलगम जब फेंकते हैं तो बेसिकली वो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मार्जिन होता है कि वो गंद को, जहरीली मादे को बाहर फेंक रहा होता है। ये जब एंटर होता है ये जाके उस सिलिया के ऊपर रिजाइड करता है, और चूँकि ये वायरस है, सिलिया सिर्फ मूव करता है, ये उस म्यूकस में ट्रैप नहीं होता, जिसकी वजह से ये उस सिलिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब सिलिया डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वहाँ पर मौजूद पहले से एक बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा, वो भी अटैक कर देता है, वो भी वहाँ पर रिजाइड कर जाता है, वो भी अपनी इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। ये वहाँ से बचता बचाता, जो मैंने आपको इसकी टारगेट साइट बताई रिस्पिरेटरी ओरिजिन में, ब्रोंक्यूल्स, ये वहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर अब लास्ट टाइम में जो हमारी बात हुई थी तो जिक्र हुआ था कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर अटैच होने के लिए स्पेसिफिक चैनल्स या रिसेप्टर्स चाहिए। उन रिसेप्टर्स पर जब तक वो ऑर्गेनिज्म अटैच नहीं होगा वो अपना काम नहीं कर सकता। आईबी का वायरस भी इसी तरह एंटर होने के बाद जब अपनी टारगेट साइट पे पहुंचता है तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके साथ वो अटैच हो जाता है। जब वो अटैच होता है तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब आईबी के वायरस के हम स्ट्रक्चर की बात करें ना तो आईबी का वायरस बेसिकली अपनी स्पाइक प्रोटीन, जिनको हम S1 कहते हैं, इन स्पाइक प्रोटीन्स की बेस पे हम इन आईबी के वायरस की क्लासिफिकेशन करते हैं कि आइदर ये क्लासिकल है या वेरिएंट है, फिर किस फैमिली से है, किस सब फैमिली से है। तो अगर हम बात करें इन स्पाइक्स के स्ट्रक्चर की तो इन स्पाइक्स का स्ट्रक्चर कुछ तो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कुछ इस तरह होते हैं कि आपस में मिलते जुलते होते हैं। तो फिर हम इस बेस पे क्लासीफाई कर देते हैं कि कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कुछ बिल्कुल आपस में थोड़ा मिलते जुलते हैं। जो मिलते जुलते हैं उनके खिलाफ क्रॉस प्रोटेक्शन वैक्सीन अवेलेबल होती हैं, जो एक तरह की वैक्सीन दूसरे मिलते जुलते सीरोटाइप के इसके वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक हो गया। और जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं वो फिर अपना काम करते हैं, वो कोई वैक्सीन या कोई एंटीबॉडी अटैच नहीं हो पाती और वो इन्फेक्शन। यही वजह है कि आज तक इस स्टेट तक पाकिस्तान या पूरी दुनिया में भी कोविड के लिए वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी, क्योंकि ये वायरस अपनी प्रोटीन्स, ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, इनकी शक्ल बहुत बदलता रहता है। सही। डॉक्टर उमर, वैक्सीन हम यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी से बचाव के लिए, तो आईबी वायरस के ख़िलाफ़
जब हम कोई वैक्सीन को इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह काम करती है? देखिए जी, वायरल डिजीज़ के केस में हमारे पास वैक्सीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। वैक्सीन एक प्रोटेक्टिव मार्जिन होता है जो इन वायरसेस से हमारे बर्ड को प्रोटेक्शन देता है। टेक्निकली ये हमारे बर्ड को प्रिपेयर करता है कि वो इस आईबी वायरस के अगेंस्ट लड़ सके, इस वायरस को बीमारी कॉज करने से पहले, सेल्स को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दे। अब होता ये है, जैसे मैंने बताया कि ये अपनी शक्ल बहुत बदलता है। अगर हम लेयर्स की बात करें, लेयर में ज़्यादा अटैक वेरिएंट वैक्सीन, वेरिएंट स्ट्रेन का आता है, क्लासिकल भी आता है, वेरिएंट भी आता है। वेरिएंट ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो वेरिएंट के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, शक्ल बहुत बदलता है। जैसे मैंने आपको पीछे स्पाइक प्रोटीन्स का जिक्र किया कि उनकी मुख्तलिफ अशकाल होती हैं। हम जब एक वैक्सीन लगाते हैं, अगर उसके अंदर ऐसा स्ट्रेन मौजूद नहीं है जो कि एक से ज़्यादा सीरोटाइप्स को, यानी कि एक से ज़्यादा मिलते जुलते स्ट्रेन्स के स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ अटैचमेंट की एंटीबॉडीज़ बना सके, तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसी वैक्सीन अवेलेबल हैं जिनके अंदर एक स्ट्रेन है, वो क्या करता है, वो स्पेसिफिक एक तरह के सीरोटाइप के खिलाफ तो बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन दे देता है, लेकिन बाकियों के खिलाफ नहीं दे पाता, जिसकी वजह से आपका बर्ड 100% प्रोटेक्टेड नहीं होता और बीमारी आ जाती है। जैसे फेट्रो के पास अब एक वैक्सीन रिसेंटली पाकिस्तान में भी लॉन्च्ड है, ऑलबैक A+B के नाम से, जिसके अंदर 5 स्ट्रेन हैं जो कि लेयर्स में खसूसी तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन समझी जाती है और आखिरी वैक्सीन कहा जाता है, 14वें से 16वें हफ्ते लगाई जाती है। ये इसके अंदर मौजूद IB के 3 स्ट्रेन हैं। IB क्लासिकल M41 जो कि क्लासिकल बीमारी के स्ट्रेन के खिलाफ ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराएगा जो उसके साथ अटैच होंगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। इसमें साथ ही साथ 2 वेरिएंट स्ट्रेन हैं, एक नहीं 2, जो D207 और D212 की शक्ल में है, डच स्ट्रेन है। अब ये स्ट्रेन की खासियत ये है कि ये एक से ज़्यादा सीरोटाइप्स के खिलाफ प्रोटेक्शन देने के काबिल हैं। जब आप अपने बर्ड को इससे इंजेक्ट करते हैं तो जो इन रिटर्न एंटीबॉडीज़ ये वैक्सीन ये स्ट्रेन्स जनरेट कराते हैं, वो वेरिएंट की एक से ज़्यादा अशकाल को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखती हैं, ना कि ऐसी एंटीबॉडीज़ जो सिर्फ एक स्पेसिफिक वेरिएंट शक्ल को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन उससे मिलते जुलते या कुछ डिफरेंट स्पाइक प्रोटीन्स जो कि उसी क्लास से हैं उनको वो नहीं कर पाता। डॉक्टर उमर बताइएगा, जब लेयर में IB का जिक्र आता है तो QX स्ट्रेन का साथ लाजमी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, सुनने में आती है हमेशा, तो बताइएगा ये QX स्ट्रेन क्या है और क्या पाकिस्तान में इसके खिलाफ कोई वैक्सीन है? देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग और टेक्निकल सवाल किया है। बेसिकली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तकरीबन पोल्ट्री को 60-62 साल हो गए हैं और इस टाइम पाकिस्तान की पोल्ट्री दुनिया की एडवांस पोल्ट्रीज में गिनी जाती है अगर हम एशिया खिते की बात करें तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट लेवल पे या आप कह लें कि एजुकेशनल लेवल पे पाकिस्तान में आइसोलेशन का प्रोसेस आज भी स्लो है। अगर हम वायरसेस की बात करें पोल्ट्री में तो एग्जैक्ट तो नहीं कहा जाता, लेकिन जी बात आपकी ठीक है। हमारे जितने भी बड़े सीनियर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान में चाइनीज़ एक स्ट्रेन है QX IB वेरिएंट का स्ट्रेन है। वेरिएंट वही जो किडनीज़ की और ओविडक्ट की बीमारी यानी कि बच्चेदानी की बीमारी कॉज करती है। तो बिल्कुल उनका मानना है और किसी हद तक उन्होंने आइसोलेट भी किया है, कुछ कराची साइड से, कुछ हमारे लोअर पंजाब साइड से, कि है QX स्ट्रेन अटैक करता है जो कॉमन एक IB की बीमारी लेयर्स में आती है। QX स्ट्रेन बेसिकली 2007 में चाइना से आइसोलेट किया गया। बेसिकली इसको चाइनीज़ स्ट्रेन कहा जाता है। चाइना में इसके आउटब्रेक्स आए 2006-07 के दरमियान लेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोडक्शन का भी नुकसान हुआ और मोर्टेलिटीज़ भी हुई। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसी को मद्दे रखते हुए फॉरवर्ड सॉल्यूशंस के पास जो ऑलबैक A+B है ND-EDS के साथ IB के 2 स्ट्रेन वेरिएंट है। IB के टोटल 3 स्ट्रेन है, एक क्लासिकल है, 2 वेरिएंट है। चूँकि QX वेरिएंट है तो मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करता चलूँ। QX चाइना में 2006-07 में आया था, लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में ये स्ट्रेन 2003 में ही आइसोलेट हो चुका है। यूरोप की लेयर को 2003 से ही ये वायरस प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, यही फॉल्स लेयर सिंड्रोम या सिस्टिक ओविडक्ट हम इसको कहते हैं, और इसका नाम यूरोप में D388 के नाम से। चूँकि रीजन्स का ओरिजिन्स का फ़र्क होता है तो जहाँ से आइसोलेट होता है उसके मुताबिक इन वायरसेस की नेमिंग कर दी जाती है। तो देखा ये गया कि जब
स्टडी की गई और इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो पता लगा कि T388 और QX 99.9% जीनोटिपिकली एक जैसे हैं, एक ही वायरस है। तो फॉरवर्ड के पास ऑलवेक A+B की शक्ल में जो ये वैक्सीन किल्ड मौजूद है, इसके अंदर जो वेरिएंट स्ट्रेन है D207 और D212 ये डच ओरिजिन के हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि D388 भी डच ओरिजिन का ही है, जो ये QX का ही हम शक्ल है, ये QX की है। तो ये दोनों स्ट्रेन उसके खिलाफ 99.9% एक्टिव क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म वैसे ही कि कैसे एंटीबॉडीज, इस तरह के एंटीबॉडीज जनरेट कराते हैं जो मुख्तलिफ स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ अटैचमेंट, एक ही वक्त में अटैचमेंट की ताकत रखती हैं। इस बेस पर ये वैक्सीन एक अच्छा स्टेप है फार्मर्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी कि वो इस वैक्सीन को अपनी लेयर में यूज़ करवा के IB के क्रॉस प्रोटेक्शन जो वेरिएंट QX है उसके खिलाफ अच्छी क्रॉस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, फॉल्स लेयर सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और तीसरी जो इस वैक्सीन की सबसे अच्छी बात है, ये इकोनॉमिकल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान में वेरिएंट्स लग रहे हैं, पाकिस्तान में इंपोर्टेड वैक्सीन अवेलेबल हैं, अलग फॉर्म में वेरिएंट्स हैं, वो लगाए जाते हैं। यही लेयर की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉट होता है लेयर के अंदर, ये 14वें हफ्ते वाला, ये ND, IB और EDS वाला, क्योंकि ये आपकी लेयर के अंडे के फेट को डिसाइड करता है। इसमें जो दो बीमारियां हैं IB और EDS की, तो दोनों डायरेक्ट अंडे को डिस्ट्रॉय करती हैं और लेयर के फार्मर के लिए उसका अंडा ही मैटर करता है, ठीक है। तो जब आप नॉर्मली ND, IB, EDS लगाते हैं कोई जिसमें सिर्फ एक IB का क्लासिकल स्ट्रेन होता है और फिर आपको एक हफ्ते के गैप के बाद वेरिएंट्स देने पड़ते हैं अलग से, तो उसकी पर बर्ड कॉस्ट तकरीबन, अगर आप यूरोपियन वैक्सीन लगाते हैं या अमेरिकन स्टैंडर्ड वैक्सीन लगाते हैं तो तकरीबन 20 से 22 रुपये पर बर्ड कॉस्ट आती है। लेकिन यही बात फेट्रो की खासियत है, फॉरवर्ड की ये खासियत है, क्योंकि हमेशा उन्होंने अपने फार्मर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक बेहतरी चाहिए, इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए काम किया है। ये अगर आप ऑलवेक A+B अपने बर्ड को लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 रुपये आती है पर बर्ड, जो कि तकरीबन हाफ हो जाती है दूसरी वैक्सीन्स के। और दूसरा, जहां आपके बर्ड को आपने स्ट्रेस देने हैं 2 टीके होंगे, ये एक ही टीके में वो काम करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर, आपने IB से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और हमें ये भी बताया कि ऑलवेक A+B इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से इस किस्म के वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल डाक ऑफिशियल पाकिस्तान और इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट जवेरिया असगर और डॉक्टर मोहम्मद उमर हैदर को। अल्लाह हाफ़िज़।